रात का वक्त था। गोल चांद आसमान में ऊंचाई पर चमक रहा था और तारे पूरी आकाशगंगा में बिखरे हुए थे। लेकिन उन अनगिनत तारों के बीच 9 अलग अलग रंगों की चमकती हुई रोशनियां थीं। वे बाकी सभी तारों से कहीं ज्यादा चमकदार थीं। आसमान में ये असामान्य संकेत दिखाई दे रहे हैं, एक आवाज हवा में गूंजी। इसका मतलब है कि कोई दिव्य सत्ता धरती पर उतरने वाली है। शाही राजधानी के सबसे ऊंचे शिखर पर एक बुजुर्ग सुनहरी पोशाक में खड़ा था। उसकी निगाहें आसमान की ओर थीं और उसकी पीठ के पीछे दोनों हाथ बंधे हुए थे। उसके पीछे खड़े हजारों शाही योद्धा घुटनों के बल बैठे थे, जैसे किसी आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हों। अचानक उन 9 रंगीन रोशनियों ने आकार बदल लिया और चमकती हुई बिजली में तब्दील हो गईं। बिजली तारों की नदी को चीरते हुए सीधे धरती की ओर गिरने लगी। उस पल काली रात अचानक दिन के उजाले में बदल गई। बिजली गिरने से पहले ही जमीन की सतह जोर जोर से कांपने लगी थी, जैसे धरती का दिल तेजी से धड़क रहा हो। लेकिन जब वो 9 रंगों वाली बिजली जमीन पर आकर टकराई तो उसने किसी भी प्रकार का विनाश नहीं किया। उल्टे वह अचानक गायब हो गई, मानो कभी थी ही नहीं। ठीक उसी क्षण दुनिया फिर से अंधेरी रात की चादर में लिपट गई। लेकिन कुछ अलग था। रात पहले से कहीं ज्यादा गहरी और काली हो गई थी, जैसे कुछ महत्वपूर्ण चीज खो गई हो। आसमान में एक भयानक शांति छा गई थी। बूढ़े आदमी की आंखों में एक असाधारण चमक थी और उसका शरीर उत्तेजना में कांप रहा था। उसने उस दिशा की ओर इशारा किया जहां बिजली गिरी थी। आर्यमान प्रांत की सीमाओं के भीतर आज रात जो भी शिशु जन्मे हैं, उन्हें शाही राजधानी ले आओ। जी हुजूर, योद्धाओं ने एक साथ जवाब दिया। क्षितिज के पार गड़गड़ाहट गूंज उठी, मानो आसमान ने उस रहस्यमयी बिजली का जवाब दिया हो। हजारों इंपीरियल सिटी के विशेषज्ञ तेजी से आर्यमान प्रांत की ओर कूच कर गए। उनके कदमों में एक ही उद्देश्य था, दिव्य शक्ति को ढूंढना और उसे शाही दरबार को समर्पित करना। समय का पहिया घूमता रहा। पलक झपकते ही 5 साल बीत गए। लोग अब भी उस रात के डरावने दृश्य को याद करते थे, जब आसमान ने अपने रंग बदले थे। लेकिन शाही दरबार ने क्या किया, यह कोई नहीं जानता था। 9 प्रांतों में आर्यमान प्रांत के भीतर एक प्रतिष्ठित स्कूल था, आर्यमान स्कूल। और आज एक बार फिर वहां नए शिष्यों के चयन का वार्षिक दिन था। स्कूल के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। हर बार की तरह इस बार भी सबसे व्यस्त बाहरी प्रांगण के शिष्य ही थे। नए दाखिले की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर थी, उन पर जिनकी स्थिति स्कूल में सबसे निचली मानी जाती थी। बाहरी दरबार के शिष्यों की जिंदगी कठिन और थका देने वाली होती थी। वे सबसे छोटे काम करते थे और अक्सर उनका तिरस्कार होता था। बाहरी लोग भी उन्हें नीची नजर से देखते थे, क्योंकि यह मान लिया जाता था कि उनकी योग्यता कम है। बाहरी दरबार में होना जैसे मान लिया जाता था कि उनका भविष्य हमेशा ही धुंधला रहेगा। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? इस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? एक युवती ने, जो कीमती कपड़े पहने हुए थी, गुस्से में एक युवक पर चिल्लाते हुए कहा। उसके साथ एक छोटा लड़का भी था। युवक का चेहरा अभी भी युवा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी वीरता झलक रही थी। उसने संयम से जवाब दिया, मुझे खेद है, लेकिन समय बहुत हो चुका है और स्कूल जल्दी ही बंद होने वाला है। कृपया कल वापस आए। उस युवक का नाम था आर्यन। इस साल उसकी उम्र 15 साल थी और वह आर्यमान स्कूल के बाहरी दरबार के हजारों शिष्यों में से एक था। हालांकि वह बाहरी दरबार का शिष्य था, फिर भी आर्यन दूसरों जैसा नहीं था। उसे अपनी कम योग्यता के कारण हीन महसूस नहीं होता था। उसका आत्मविश्वास अडिग था और जब भी वह दूसरों के साथ पेश आता था, उसकी आंखों में भय या घबराहट का कोई निशान नहीं होता था। वह शांतचित्त और स्थिर था, अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित। कल वापस आओ। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? यह पहाड़ी इलाका है। हमें रात में रुकने के लिए जगह कहाँ मिलेगी? महिला गुस्से में थी। उसने आर्यन से कहा, तुम्हें मेरे लिए रहने का इंतजाम करना होगा, नहीं तो मैं स्कूल के बड़े अधिकारियों से इसकी शिकायत करूंगी। वह किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं थी और उसने आर्यन की पोशाक को पकड़ लिया। आर्यन, क्या तुम किसी परेशानी में हो? उसी वक्त एक मीठी आवाज सुनाई दी। आर्यन ने देखा कि एक युवती,
जिसने बैंगनी रंग की पोशाक पहनी थी, उनकी ओर आ रही थी। उसकी मुस्कान नरम थी, लेकिन उसकी आंखों में सख्ती थी और वह सीधे उस महिला को घूर रही थी। जैसे ही महिला की नजर उस बैंगनी कपड़े पहने युवती पर पड़ी, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर झलकने लगा। उसके डर की वजह थी वह बैंगनी पोशाक। यह संकेत था कि वह युवती स्कूल की एक आंतरिक शिष्य थी और आंतरिक शिष्यों का रुतबा बहुत ऊंचा होता था। महिला को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सोचा था कि वह आर्यन पर अपना दबदबा दिखा सकती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस साधारण दिखने वाले युवक को एक आंतरिक शिष्य का समर्थन प्राप्त था। ओह नहीं नहीं, मैं तो बस कुछ सवाल पूछ रही थी, महिला ने घबराते हुए सफाई दी। युवती ने उसे घूरते हुए केवल एक शब्द कहा, भाग जाओ। इस पर महिला का चेहरा एकदम सफेद हो गया। उसका शरीर डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने बिना देर किए अपना लड़का पकड़ा और वहां से भाग गई। उसकी इतनी घबराहट थी कि वह जाते जाते लड़खड़ा भी गई, जिससे उसकी हालत और भी दयनीय दिख रही थी। यह देख आर्यन ने हल्के से सिर हिलाया और पास खड़ी युवती से आदरपूर्वक कहा, बहुत बहुत धन्यवाद अदिति, इतनी औपचारिकता क्यों? आखिरकार हम एक ही परिवार से हैं, अदिति ने थोड़ी नाराजगी के साथ जवाब दिया। वह सही थी। वे दोनों एक ही देव परिवार से थे। अदिति आर्यन की चचेरी बहन थी और उसके पिता के भाई की बेटी थी। वह आर्यन से सिर्फ 1 साल बड़ी थी। लेकिन 3 साल पहले अदिति ने आंतरिक शिष्य की परीक्षा पास कर ली थी और अब वह आंतरिक शिष्य थी। इस समय वह आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर पर पहुंच चुकी थी। हमें स्कूल के नियमों का पालन करना चाहिए, आर्यन ने एक मुस्कान के साथ कहा। स्कूल के नियमों का मतलब था कि बड़ों और वरिष्ठों का सम्मान करना चाहिए, जैसे आंतरिक शिष्यों का दर्जा बाहरी शिष्यों से ऊंचा था। आर्यन के इस रवैये को देखकर अदिति के दिल में हल्का सा दर्द हुआ। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, आर्यन, क्या तुम इस साल भी आंतरिक शिष्य की परीक्षा में हिस्सा नहीं लेने वाले हो? या क्या अभी भी तुम आत्मा क्षेत्र के 3रे स्तर तक नहीं पहुंचे हो? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में रहस्य छिपा था। कोई नहीं समझ पाया कि वह क्या सोच रहा था। अदिति ने एक गहरी सांस ली और अपनी कमर से एक छोटा सा बैग निकालकर आर्यन के हाथों में रख दिया। इसे रख लो। शायद यह तुम्हारी मदद कर सके और तुम 3रे स्तर को पार कर सको। आर्यन ने बैग खोला और एक चमकदार ऊर्जा उसमें से फूट पड़ी। अंदर एक छोटी, पारदर्शी संत आत्मा घास थी, जो उंगली के आकार की थी और अद्भुत शक्ति से भरपूर थी।